हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, तो सुनिए। चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी डिलीट हो चुका है। हम कर रहे हैं चैप्टर 4, लेकिन उसका नाम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर यानी कि उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। यह है वीडियो का पार्ट 1 विथ न्यू टॉपिक्स बाय मनीष भाई स्टडीज़। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हम अमेरिका अमेरिका करे जा रहे हैं। क्या अमेरिका के अलावा और कोई ऑर्गेनाइजेशन या नेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क। देखिए, ये जो है ना, कोई नया टॉपिक नहीं है दोस्तों। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 78 पर इजीली मिल जाएगा। और ब्रेक्स, ये नया टॉपिक है। नेशंस, अब ऐसे कौन कौन से नेशंस हैं? रशिया, चाइना, इज़राइल और इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर केवल चाइना था। चलिए शुरू करते हैं यूरोपियन यूनियन से। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ के रिलेशंस थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बिखर गए। लीडर्स लीडर सोच में पड़ गए कि अब हम अच्छे रिलेशंस रखें या ना। फिर उसके बाद लेकिन क्या हुआ, कोल्ड वॉर से उनके रिलेशंस को मदद मिली। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे जानेंगे कैसे। अब देखिए, अमेरिका ने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करी, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। और ये कौन से प्लान के अंडर हुआ था? मार्शल प्लान। उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कब? 1948 में। लीडिंग लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ, अब इसने किसकी फॉर्मेशन को लीड किया? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को, जो 1957 में बनाई गई। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब देखिए, जो कोल्ड वॉर की बात मैंने करी, यूएसएसआर का क्या हुआ? 1991 में वो डिसइंटीग्रेट हो गया। और उससे जितनी भी नई कंट्रीज दोस्तों निकल के आ रही थी ना, वो ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन में जाके मिल रही थी। इसने यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन को एक फास्ट ट्रैक पे डाल दिया। ओके फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड इन 1992। वो 1992 में बन के तैयार हो गया। और वो एक अलग अलग कंट्रीज़ की तरह बिहेव नहीं करते थे। जितने भी यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज़ हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ की तरह बिहेव नहीं करते थे। वो पूरे नेशन की तरह पूरे नेशन की तरह एक्ट करते थे, जैसे कि वो अलग अलग कंट्रीज नहीं, एक ही नेशन हो। लेकिन वो अपना एक संविधान नहीं बना पाए, परंतु उन्होंने अपना एक नेशनल फ्लैग, एंथम और करेंसी को बना लिया। अब इसके न्यू मेंबर्स ज़्यादातर उस समय सोवियत ब्लॉक के थे। और 2016 के आंकड़ों के हिसाब से ये वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी आई। और नंबर 1 पे कौन सा था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए था। अब ये अभी दूसरी कंट्रीज पर भी प्रभाव डालता है। अब देखिए, जो अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, उस पर भी इसने प्रभाव डाला। अब इसमें कई बार डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। जैसे जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब ब्रिटेन तो उनके साथ था, यानी कि अमेरिका के साथ था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया। अब बताइए कि जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उस लड़ाई को क्या कहते हैं? मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में जानेंगे, यानी कि आसियान। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1967 में।
तब इसमें केवल 5 कंट्रीज थी। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाय साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके, इसका मतलब ये है जो भी आसियान का मेंबर बनना चाहता है उसे बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करना होता है। अभी किस लिए बनाई गई थी? ताकि इकोनॉमिक जो कि ग्रोथ हो रही है उसको और तेज किया जा सके, लोगों की लिविंग स्टाइल को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, लोगों के सोशल स्टेटस को बढ़ाया जा सके, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, टू प्रमोट रीजनल पीस यानी कि शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में। ओके, देन उसके बाद इन कंट्रीज ने भी बाद में इसे ज्वाइन किया। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब ये कब बना था? देखिए ढाका में 8 दिसंबर 1995 यानी कि 8 दिसंबर 1995 को बनाया गया था। इट्स सेक्रेटरीट बेस्ड इन काठमांडू, नेपाल। इसका मतलब है जो इसका परमानेंट ऑफिस या डिपार्टमेंट है वो है काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है। और ये प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। वो इकोनॉमिक को तो डेवलप करता ही है लेकिन रीजनल इंटीग्रेशन यानी कि आपस में दोस्ती को भी बढ़ाता है। ओके, और इसने साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया को लॉन्च किया 2006 में। ओके फ्रेंड्स, जिसे कहा गया साफ्ता। दिस इज़ अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल, ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट इन साउथ एशिया है। यानी कि साउथ एशिया के देशों ने मिलकर इसे बनाया है और ये रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये देश देखिए जियोपॉलिटिकल यानी कि जियोग्राफिकली एक तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी आसपास में हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेंबर्स हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी आसपास के देश हैं। अब इसके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे यहाँ पर देखिए, ये जो भी एरिया कवर करते हैं ये देश, वो वर्ल्ड का 3% एरिया है। और यहाँ पर दुनिया की 21% आबादी रहती है। और 4.1% देखिए पूरी दुनिया की जो कि ग्लोबल जीडीपी है उसका ये 4.1% पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिक्स। ये एक 5 कंट्रीज़ का एसोसिएशन है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन आपको पता है दोस्तों, पहले इसमें केवल 4 कंट्रीज़ ही थी। पहले इसमें साउथ अफ्रीका बिल्कुल नहीं था। तब इसे या तो ब्रिक कहा जाता था या ब्रिक्स। देखिए लेकिन ब्रिक्स तो कहा जाता था लेकिन ये एस जो कि होता था ये स्मॉल में होता था। जैसे कि आजकल भी आप देखते ही होंगे कुछ जगहों पर एस सीज एस टीज, यहाँ पर एस को छोटा बनाया जाता है। ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए था। और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के आने के बाद फिर इसमें एस कैपिटल में लगाया गया साउथ अफ्रीका के लिए। ओके, अब ये रीजनल अफेयर्स में प्रभाव डालने के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि किसी भी देश के मुद्दों में ये बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। ओके, जैसे कि चाइना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया
एंड साउथ अफ्रीका। ओके फ्रेंड्स, ये एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। अब देखिए ये क्या हैं, मेंबर्स ऑफ G20। G20 एक 20 कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से 5 कंट्रीज़ यही हैं ब्रिक्स की। ओके, और 2009 के बाद यानी कि 2009 के बाद ब्रिक्स में हमेशा हर एक साल मीटिंग होती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके अचीवमेंट्स देख लेते हैं। 2015 में दुनिया की कम से कम 41% आबादी यहाँ पर मौजूद थी, यानी कि यहाँ पर रहती थी। 2015 की ये आंकड़े हैं। ओके, 4 कंट्रीज़, जो देखिए साउथ अफ्रीका को छोड़कर जितने भी बाकी देश हैं इसमें वो टॉप 10 में गिने जाते हैं बाय पॉपुलेशन, यानी कि आबादी के बेसिस पर वो टॉप 10 देशों में आते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, चाइना, उसके बाद इंडिया। इसी तरह से वो टॉप 10 लिस्ट में आते हैं इन 2018। अब देखिए 2018 में क्या था, इसकी जो कि जीडीपी थी वो पूरी दुनिया की जीडीपी की 23.3% थी। ओके, अब ये समझ में आ गया। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। अगले वीडियो में मैं नेशंस करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।